हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। आप देख सकते हैं ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसकी, और इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और यह है क्वेश्चन नंबर 1। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस एंड रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे दो रिलेशंस दिए हैं और हमने बताना है कि ये वाला रिलेशन तो फंक्शन है बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, ये आप भी समझते हैं कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलती है, और इस केस में जैसे g ऑफ x की वैल्यू मिलती है। तो जब हम x पुट करते हैं तो हमें f ऑफ x मिलता है। ये जिस तरह से भी लिखा है, जैसे यहाँ पे g ऑफ x लिखा है तो वो मिलेगा हमें, कभी कभी y लिखा होता है तो ये मिलता है। बेसिकली ये होता है इनपुट और ये आउटपुट। तो जब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं और हमें जो आउटपुट है ओनली वन मिले, ओनली वन आउटपुट मिले, तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन होता है। बट अगर हमें मोर देन वन आउटपुट मिले तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? तो कौन से रिलेशन फंक्शंस होते हैं जिसमें फॉर एवरी इनपुट वी गेट वन एंड ओनली वन आउटपुट, देन दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। बट फॉर एवरी इनपुट व्हेन वी गेट मोर देन वन आउटपुट्स, देन दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। समझ गए आप? तो सबसे पहले छोटी सी ये डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसको करना शुरू करेंगे। अ रिलेशन इज अ फंक्शन इफ एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ओके, तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। और अब हमारे पास पहले इसे लिखेंगे और फिर हम इसको लेकर चलेंगे। तो पहला रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह है 0 से लेके और 3 के बीच में, एंड 3x, 3 से ये। ओके, अच्छा, तो यहां पर ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन है और ये वाला नहीं है। तो ये कैसे है ऐसा? तो पहली बात तो ये है कि यहां पे अगर हम केवल और केवल ये होता, अकेला ही यहां पर होता केवल एक्स स्क्वायर, तो ये पक्का फंक्शन होता, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी केस में अगर केवल ये होता तो भी ये फंक्शन होता। लेकिन ये यहां पर, और ऐसे ये है, अगर ओनली ये होता तो भी फंक्शन होता, ओनली ये होता तो भी फंक्शन होता। लेकिन जब इस तरह से दिया हो, ये जब ये दो पार्ट में हो और यहां पे 3 पर ब्रेक हो रहा है, तो क्या है कि 3x यहां पर ये भी है, तो पहले पार्ट में भी x इज इक्वल टू 3 है, और दूसरे पार्ट अगर आप देखें इसका, तो इसमें भी x इज इक्वल टू 3 हम पुट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो इसको फंक्शन बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो हम इस पे चेक करते हैं। ऐसे ही ये 2 आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इधर भी है और इधर भी है, तो यहां पर भी हम 2 पर ही चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि बाकी पर फंक्शन है। अगर 0 से लेके 2 तक देखें तो पूरा फंक्शन है। यहां पर अगर केवल इस इंटरवल में अगर हम देखें तो भी फंक्शन है, क्योंकि यहां पर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे उस पर g ऑफ x हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी, एक ही वन एंड ओनली वन वैल्यू हमें मिलेगी इसकी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। बट बिकॉज ये दो पार्ट में है, तो यहां पर ये जो चीज है ये बनाती है, ये इसको फंक्शन, यही होती है जो इसको फंक्शन बनने से रोक सकती है। अगर अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो फिर फंक्शन नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगी तो फंक्शन होगा। तो हम 3 पर यहां चेक करेंगे और 2 पर यहां चेक करेंगे इस वाले के लिए। अब ये बात समझ गए आप? तो यहां पर हम देखते हैं एट x इज इक्वल टू 3। तो व्हेन, अब पहले इसमें देखेंगे फिर इसमें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा फिर
एफ ऑफ 3 होगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और सेकेंड पार्ट में तो ये 3 एक्स की जगह पे हमें 3 रखना है, ये भी 9 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पर हमें ओनली वन आउटपुट मिल रहा है, और बिकॉज एक ही आउटपुट मिल रहा है हमें, दैट्स वाई इट इज अ फंक्शन। सो हियर for x is equal to 3, f of x has only one value and therefore f of x is a function. ओके तो ये तो प्रूव हो चुका है। तो ये रिलेशन फंक्शन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अच्छा बाय द वे यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये आपको बस समझाने के लिए है, ये आप लिखना मत एग्जाम में, ठीक है, ये बस आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इस रिलेशन की, और ये प्रूव करते हैं कि फंक्शन क्यों नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा अब जैसे मैंने कहा कि 2 पर ये 2 पर हम चेक करेंगे, क्योंकि 2 से पहले अगर आप चेक करेंगे केवल, तो केवल हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो तो फंक्शन ही दिखाएगा। 2 से 10 तक अगर हम देखें वो भी फंक्शन दिखाएगा। 2 एक ऐसा है जो इसको प्रूव कर सकता है कि ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। तो जब हमारे पास जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये होगा 2 स्क्वायर यानी 4, और व्हेन जी ऑफ एक्स इज 3x, तो x की जगह पर जब हम 2 रखते हैं 3 इंटू 2 ये 6 है। तो क्लियरली यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास gx की 2 वैल्यूज आ रही हैं। सो फॉर वन इनपुट वी आर गेटिंग more than one outputs, therefore this relation is not a function. So here for x is equal to 2 there are two values of g of x, ये आप देख सकते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एंड therefore जो g of x है is not a function. ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो चुका है, और इस तरह से ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो चुका है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन एंड इट्स रादर इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और हमने ये फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ये क्या होगा। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ 1.1 क्या होगा, यानी एक्स की जगह पे 1.1 हमने पुट करना है, तो ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सिंगल नंबर हमारे पास है। और ये एफ ऑफ 1, तो अगेन एक्स की जगह पे हमने 1 रखना है, ठीक, अपॉन 1.1 माइनस 1, आप चाहो तो सीधे माइनस कर सकते हो, इसको 0.1 लिख सकते हो। अब इसका स्क्वायर होता है 121, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा -1 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2.1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो हमने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। ओके, सो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। नाउ फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यही एक ऐसी चीज़ है जो हमको प्रिवेंट करेगी कुछ सर्टेन नंबर्स रखने से। देखो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
हमारे पास अगर है x प्लस 1/x-1, एक सिंपल यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन। तो अगर यहाँ नीचे x-1 नहीं होता, केवल x प्लस 1 ये होता, तो फिर आप कुछ भी रखो, आप x को r में, r यानी रियल नंबर, इसमें कुछ भी रखो, पूरा r इसका डोमेन है। बट अगर हम इसको रखते हैं ये, यानी अब मान लो फंक्शन ये है, तो अब हम सब कुछ नहीं रख सकते हैं। अब हम क्या नहीं रख सकते हैं? ऐसी चीज जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए, और वो है 1। अगर डिनोमिनेटर 0 है, यानी अगर x हमने 1 पुट कर दिया, तो इससे क्या होगा? ये 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बट 1 नहीं रखना है हमने इसमें। इस तरह से डोमेन लिखते हैं, ठीक है। मैंने हल्का छोटा सा क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें। अब इस पर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है, पहले इसके फैक्टर्स करो और ये पता करो कि क्या क्या रखने से 0 आएगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये तो 6 2 12 होगा, एंड 6 + 2 8। तो x-6 -2 x-6, और हमारे पास ये है x-2 x-6, ओके, या x-6 x-2, जैसे भी आप लिखें, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो बेसिकली जो फंक्शन हमारे पास है, दैट इज x² + 2x + 1 अपॉन, इसके फैक्टर्स करके हमने लिख दिए हैं ये। सो x-2 एंड x-6, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर नहीं भी लिखें और ये चीज़ यहाँ से हटा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यानी हमने इसके फैक्टर्स किए पहले, बट अगर लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए सिचुएशन। अब आप समझ गए कि क्या चीज़ है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रही है। तो एक तो है 2 और एक है 6। तो बेसिकली x-2 को अगर हम 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 2, एंड x-6 को अगर हम 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 6। Therefore, the domain of f of x is क्या? Anything, लेकिन क्या नहीं हो सकते हैं? 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से या तो इसको ऐसा लिखो, या फिर हियर देखो, आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि यहां पे नॉट इक्वल टू लगा है, तो भी ठीक है, ओके। बस मेन पर्पज ये है कि ये हमें यहां पर 2 और 6 चाहिए, वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, f of x इज इक्वल टू √x-1। हमने इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। देखो, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की जो जो वैल्यूज आप यहां पर रख सकते हैं, और वो चीजों को रियल रखे, ऐसा ना हो कि रियल ना रहें, ओके। तो जो जो x की वैल्यूज से चीजें रियल रहें, वो होता है डोमेन। और फिर रेंज होता है कि जो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f of x आ सकती हैं, वो रेंज होता है। यानी x हम कुछ भी रखने से ये जो जो आ सकता है वो रेंज होता है f of x। अब देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज x की हैं, हम ये क्या क्यों कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ों को रियल रखे। तो सोचो अगर आप x को 0 रखें तो क्या होगा? x को 0 रखने से यहां पे हो जाएगा 0-1, और इससे ये बन जाएगा √-1। अब √-1 क्या है? क्या रियल है ये? नो, रूट के अंदर नेगेटिव रियल नहीं होता है, तो यानी यहां पर हम 0 नहीं रख सकते हैं। फिर इसी तरह से माइनस में कोई नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि वो इसको माइनस ही बनाएगा। तो हमने ये देखना है कि x हम क्या रखें कि यहां रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो
फॉर द डोमेन x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां पर 1 को उधर लेके जाओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 हो सकता है, यहां पे 0 से ज़्यादा हो सकता है बट नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखते हैं। तो कभी भी आपके पास रूट में कुछ हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी रूट के अंदर कुछ हो, आप उसको ऐसा लिख देना तो आपका डोमेन आ जाएगा फिर। तो ये है ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? तो देयरफॉर द डोमेन इज क्या है डोमेन यहां पे? तो देखो क्या इंटरवल बन रहा है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक 1 हो सकता है। देखो यहां पर ये ब्रैकेट लगा है, अगर यहां पर ये होता तो मैं ये वाला ब्रैकेट लगाता, बट बिकॉज यहां पर ये है तो इसलिए मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है। और इनफाइनाइट में हमेशा और हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां पर डोमेन ये आ चुका है, और ये हो सकता है कभी कभी आप डोमेन केवल ये देखें कि डोमेन इज दिस, ये भी रॉन्ग नहीं है। और डोमेन अगर आप ये देखें, ये तो खैर है ही परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर। तो ये डोमेन आ चुका है। अब रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज के लिए हम यहां पर ये देखेंगे कि ये क्या क्या आ सकता है। अब आप यहां पर समझो इसका क्या मतलब है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। रूट में अगर हमारे पास रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, बट ये नेगेटिव में कभी नहीं होगा। तो कभी भी आपके पास रूट 4 है तो ये ध्यान रखना, ये केवल प्लस में 2 होता है, -2 नहीं होता है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड ओके। जब हमारे पास ये सिंबल लगा होता है रूट का, ये हमें ओनली एंड ओनली कौन सी वैल्यूज देता है? पॉजिटिव वैल्यूज देता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, या कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 या स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, तो आप कहेंगे कि ये 2 है एंड -2 है। बट अगर कोई ये सिंबल लगा के दे तो इसका मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये ध्यान में रखना ओके। तो अब यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। वी हैव f of x is equal to root x minus 1. We know that रूट के अंदर कुछ भी हो, ऑलवेज गिव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। ऑलवेज गिव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी 0 आ सकती है, अगर x 1 रखोगे तो 0 आएगा। पॉजिटिव में आ सकता है बट नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो देयरफॉर द रेंज इज, तो ध्यान रखना ये 0 आ सकता है और पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है, बट नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये रेंज है इसका। अब समझ गए आप? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, बट ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। तो हमारे पास जो फंक्शन है इस बार, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो अगेन डोमेन या रेंज किसे कहते हैं? डोमेन है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये। तो एक्स की यहां पर क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज यहां पर आ सकती हैं, ये रखने के बाद
तो पहली बात तो यह है कि x यहां पर कुछ भी हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी x को रोक नहीं रहा है। यानी अगर हम x प्लस में रखें, माइनस में रखें, जीरो रखें, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ रियल नहीं रहेगी, बिल्कुल रियल रहेगी। ओके, सब कुछ। तो यहां पर देखो, फॉर द डोमेन, यहां पर अगर हम देखें कि x माइनस वन कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी नंबर इन R, ये कुछ भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि x कैन बी एनी नंबर इन R। Okay, so therefore the domain is डोमेन क्या होगा, R है, तो सिंपली या तो कहो डोमेन इज R, और या फिर आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, दोनों ही सही है। ध्यान रखना, अगर आंसर में R है तो भी करेक्ट है, और ये है तो भी करेक्ट है। कीप इन माइंड। ओके, अब रेंज की बात करते हैं। तो फॉर रेंज, देखो, वी नो दैट जो मोड होता है ऑलवेज, मतलब इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव्स अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू कहो या नंबर कहो। देयरफॉर देखो, अब आप सोचो, x आप कुछ भी रखो, ये चीज तो पूरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव होने वाली है, फिर जीरो हो सकता है, इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है। नॉन नेगेटिव जब भी लिखा होता है इसका मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये चीज जीरो हो सकती है, अगर x वन रख दिया तो जीरो हो गया। इसके अलावा आप x कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव रहेगी। तो देयरफॉर जो इसका रेंज है, द रेंज इज क्या, जीरो हो सकता है और जीरो से ऊपर हो सकता है, तो ये है इसका रेंज। ठीक है, समझ आ गया सोल्यूशन, और ये आंसर है। अगर आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, डोमेन और इसका रेंज क्या है, तो रेंज इसका है एफ ऑफ एक्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अलग अलग तरीके लिखने के। अगर आप इसको सिंपली यहां पे इक्वल का साइन लगाना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑलराइट। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर ये हमारे पास फंक्शन है और ये इस तरह से लिखा है। देखो, जब भी इस तरह से फंक्शन लिखा होता है तो ये समझो कि ये वाला, ये x है और ये y है, तो इसको y कहो या f ऑफ x कहो, बात एक ही। ओके, तो ये फंक्शन है और हमने रेंज बताना है। यहाँ पर रेंज क्या है, तो देखो, तो सबसे पहले इसको y करके लिख देते हैं। तो ये समझो कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी x की, वो तो है डोमेन, और इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज यानी y की, ये होता है रेंज। तो हमने देखना है कि y क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, रेंज निकालने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो, x को y की टर्म्स में लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और यहाँ पे ओके, और अब इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर आ गया है y अपॉन 1 माइनस वाई। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर माइनस कॉमन ले सकते हो। आई मीन ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो ये माइनस वाई आ जाएगा और नीचे y माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली y माइनस 1 लिखना इस फॉर्म में ज़्यादा सही रहता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ पर हमने इसका रेंज देखना है, यानी y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये तो हम बिल्कुल जानते हैं कि कुछ भी y हो, ये जो पूरा का पूरा है, इट शुड ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है, तो इट शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर नंबर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव तो कभी नहीं होता। तो यहां पर ये जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम आए हैं कि यहां पर इंटरवल क्या लिखें, यानी कहां पर ये ग्रेटर देन 0 है। तो कैसे करें? तो मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताता हूं। देखो, आपको करना क्या है, एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और यहाँ पे सारे इंटरवल्स लिख दो जहाँ जहाँ पे ये चीज़ ऊपर 0 हो रही है या नीचे 0 हो रही है। तो y अगर हम 0 रखते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा, यानी 1 है 0, ठीक है। अब y हम क्या रखें कि ये चीज़ 0 हो जाए? तो y 1 रखने पे 0 हो रहा है, यह अलग बात है कि 1 हम रखेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा डॉट 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 करके लिखते हैं, ये 1 है। बट कहने का ये मतलब है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सारे पॉइंट्स लिख दो जहाँ पे ऊपर या नीचे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ लेते हैं y की जहाँ पर या तो न्यूमिनेटर 0 बन रहा है या डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो y 0 लगा के ये न्यूमिनेटर 0 बन रहा है और 1 लगा के डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ओके, ये बात, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये अलग बात है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा वहाँ पे हम हल्का डॉट लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। अभी क्यों, मैं आगे आपको समझाता हूँ, पर यहाँ तो आप समझ गए ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। अब फिलहाल इसे भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि यहाँ पर क्या लिखा है। ओके, बस इस पर फोकस करो। अब ये बताओ कि इसकी जो वैल्यू है ये किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ध्यान रखना, 0 मत रखना, 1 मत रखना, यहाँ कुछ रखो या तो यहाँ से कुछ रखो या यहाँ से कुछ रखो। सबसे इजी यहाँ से है, कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ से, ये नंबर लाइन की तरह है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, ये है, इधर -1 है, -2 है, ये है। तो 2 रख दो, 2 रख के देखो इसमें क्या हो रहा है। तो ये आ रहा है -2 अपॉन 2 -1 यानी 1, यानी ये आ रहा है -2। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव है, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आप यहाँ से भी वैल्यू रख सकते थे, आप चाहो तो -1 रख के देख लो इसमें, तो क्या आएगा -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2, यानी नेगेटिव आएगा, यानी तो भी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ऐसे ऑल्टरनेट में साइन चेंज करके, ठीक है ना। एनीवे, नाउ अब इस पे फोकस करो। ये हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये पॉजिटिव कहाँ पर है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, वो है इस इंटरवल में। तो यानी यही इंटरवल हमारा आंसर है। तो देयरफॉर जो y है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से लेके और 1, पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि 1 को हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, बिकॉज 1 पे ये नीचे 0 होने का मतलब है कि नॉट डिफाइंड। तो 1 हम लिखेंगे ज़रूर, बट ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे हम, तो इसका मतलब 1 तक है, बट 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके, और ये इंटरवल निकालने का सबसे अमेजिंग तरीका है। तो यही रेंज है, देयरफॉर द रेंज, तो ये है 0 से 1। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7।
हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है और हमने ये फाइंड करना है। ऑल राइट, तो देखो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज 2x-3। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये यानी एक्स प्लस वन प्लस 2x-3 है ना। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, लिख दिया है, और प्लस करके आएगा 3x-2। फिर ये माइनस, अब ये माइनस है तो ये इस तरह से हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस वन, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। जी ऑफ एक्स इज 2x-3, तो ये हो जाएगा x-1 माइनस 2x+3 माइनस एक्स, और ये 3-1 ये होगा प्लस में 2। तो ये आंसर लिखो, या 2 माइनस एक्स करके लिख दो, बात एक ही है। एंड नेक्स्ट इज f अपॉन जी एक्स। तो ये क्या होगा? ये है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज 2x-3। एंड ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है कि जो पहला है दैट बिलोंग्स टू एक्स, ये एक्स है बेसिकली, और जो दूसरा है ये वाई होता है। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स इज वाई। तो इस तरह से है। तो यहां पर पहले इनको लिखते हैं। सो द फंक्शन इज, तो इसमें फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। ये है रोस्टर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर्स में दिए हैं। और जब फंक्शन ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे था इस क्वेश्चन में, तो इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये है इस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, और अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये है एक्स और ये है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम एक्स की जगह पे 1 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1। ओके, तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं। देखो लिखने का क्या तरीका है, एक्स जब 1 है तो एफ ऑफ एक्स 1 है। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। ओके, सो देयरफॉर ए एक्स प्लस बी, यानी ए इंटू एक्स अपना 1 है, प्लस बी इज इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स 1 है। ओके, तो बेसिकली अगर आप x की जगह पर 1 रखें, देखो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो x की जगह पे यहाँ पे 1 रखो, तो क्या होगा? a इंटू 1 प्लस बी होगा ना, और f1 क्या है? 1 है। तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो ऐसे लिखो, बात एक ही है। ओके, अब हमने क्या करना है? ओके, अगर हम यहाँ की बात करें, देखो हम इसको अगर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी x की जगह पे 0 रखो तो एफ एक्स -1 है ना, यानी f0 है -1। तो ये है, तो क्या किया हमने, ये देखो x की जगह पे 0 रखो, तो क्या है? एफ ऑफ 0 क्या है? -1। ये 0 है प्लस b, तो b यहां से आ चुका है -1।
और ये हमारे पास पहले से ही था, तो इसमें पुट करके ए निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने सीधा इसमें रखा। तो देयरफॉर देखो, सिंस ए प्लस बी क्या है, 1 है, ए बी है -1, और यहां से ए आ जाएगा 2, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1। समझे आप? तो आपको जैसे ही आपको लिखना है आप उस तरह से लिख सकते हैं। आपको अगर ये कन्वीनियंट नहीं लग रहा है लिखने में तो आप ये लिख लो कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। और फिर वैल्यूज पुट कर दो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, है ना। और ये आप ये पुट करो, आपको आने दोनों चाहिए। और मैंने ध्यान रखना इसे और इसे रखा बिकॉज मुझे पता था कि इसमें एक जीरो है, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं तो हम इसको रख के भी हम आंसर लेके आ सकते थे। देखो एक्स हम अगर 2 रखें तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, यह आ जाता हमारे पास। और एक हमारे पास पहले से ही था, क्या था पहले से, कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करने के लिए माइनस करो दोनों को, क्योंकि यहाँ पर ये आराम से कट जाएंगे साइन चेंज करके। ये a है और ये 2 आ गया है, तो a2, या तो ऐसे करो, बट आप समझ रहे हैं ना, इससे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बन रही है। इसीलिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ज़ीरो किस में है, इसमें है, तो इसको ले लो, इससे ज़्यादा चीज़ें कट जाएंगी और हमारे फिर ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी नहीं हुई। और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं किस हिसाब से हैं कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो पहला वाला है ये इसका स्क्वायर है, ध्यान रखना ये b स्क्वायर है। तो जैसे अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, इस तरह से है ये, ठीक है। आर फॉलोइंग ट्रू, तो क्या ये ट्रू है? अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रू है कि नहीं है, फिर प्रॉपर वे में लिखेंगे। क्या फर्स्ट वाला ट्रू है या नहीं है? तो यहाँ पर ये लिखा है कि दोनों सेम हैं और वो बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन, मतलब रिलेशन को, ये जो गिवन रिलेशन है। इज इट ट्रू? तो अगर हम यहाँ पर ये जो a है, अगर हम a लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 लेते हैं, तो क्या 2 आई मीन दोनों सेम होने चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो क्या 2, 2 बिलोंग करेगा इसे? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये इसका स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पर ये इसका स्क्वायर तो नहीं है ना, तो यानी फॉर ऑल एन ये नहीं करेगा। हाँ 1 के लिए कर लेगा, अलग बात है, बट जब ट्रू की बात होती है तो हर एक पॉइंट में ट्रू होना चाहिए ना। भले 1 के लिए कर लेगा कि ये इसका स्क्वायर है, बट हर एक वैल्यू ऑफ एन के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ ए जो कि एन मतलब नेचुरल नंबर पे है, फॉर ऑल ए ये ट्रू नहीं है, तो देयरफॉर इट्स नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम इसमें जाएं, अगर ए कॉमा बी रिलेशन इसको बिलोंग करते हैं तो ठीक है, हम ये लेकर चलते हैं कि कोई है, यानी 4, 2 हमने ले लिया है, क्योंकि यहां पर यह है कि जो पहला वाला है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो ए बी है, तो हमने इस तरह से ले लिया है कि ये है, क्योंकि ये गिवन है। बट क्या इसका मतलब ये है? तो क्या इसका मतलब ये है? इज इट ट्रू? नो भाई, ये इसका स्क्वायर थोड़े ना है, तो ये भी फॉल्स है। तो अगर मान लो कि आप कुछ ऐसा लिखें कि जिसमें ये इसका स्क्वायर हो, ठीक है हमने लिख दिया, बट क्या इसका ये मतलब है कि वो इस तरह से होगा? नहीं होगा। ओके, अब आप ये कहोगे कि 1 1 के केस में तो होता है, तो ये 1 1 है, इसको पलट दो, ये भी 1 1 हो जाएगा, बट नो, यहाँ पर ये है जब ट्रू की बात होती है तो सब में ट्रू होना चाहिए, तो ये तो बिलोंग करता है बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन ये कि पहला वाला दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, यही तो है यहाँ पे लिखा हुआ। बट अगर हम यहाँ पर
इसको पलट के लिखते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है, तो वो ट्रू नहीं होगा क्योंकि पहले वाला दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो फॉल्स है। तो ये भी हो चुका है, ये भी फॉल्स है। अब तीसरे में कि जो ए बी है ये आर को बिलोंग करे, बी सी आर को बिलोंग करे, तो लिखो कुछ ऐसा 16 4 लिख देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आगे हमने इसको भी तो लिखना है 4 2, ये है। तो मैंने ए ले लिया है 16, बी ले लिया है 4 एंड सी ले लिया है 2। तो ये इसका स्क्वायर है, इसके हिसाब से देखो पहला वाला दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल रिलेशन है, परफेक्ट है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से लिए हैं कि ये इसका स्क्वायर है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी ये दोनों हमने लिए हैं, बट क्या इसका ये मतलब है कि ये हो? तो अब देखो क्या ए सी आर को बिलोंग करता है? ए क्या है 16, सी क्या है 2, क्या ये आर को बिलोंग करते हैं? नो, ये इसका स्क्वायर नहीं है ना, तो ये बिलोंग करते हैं, तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से तीनों ही फॉल्स आएंगे। और अब जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है हमारे पास जो गिवन रिलेशन है। तो सिंस जो ए बी है ये रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि ये बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ये होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि जो आर है, जो हमारे पास जो रिलेशन है, इसका मतलब रिलेशन है, ओके। तो जो रिलेशन है उसमें ये इसका स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे इसका स्क्वायर ये होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 36 होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन में होगा। ये बात तो आप समझ गए। अब फर्स्ट पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। और अब देखो इसे फॉर दिस टू बी ट्रू, मतलब ये ट्रू होगा अगर, मतलब ये अगर ट्रू होगा तो यानी ये इसका स्क्वायर होना चाहिए। सो फॉर दिस टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू for all a belongs to n, but 2 is not equal to 2 square। सीधी बात है भाई, 2 a को अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है ना। अगेन 1 नहीं लेना है, ओके। क्योंकि नॉट ट्रू हो, जब हम प्रूव करना होता है, फॉल्स प्रूव करना होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पे ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ ट्रू है तो हर जगह ट्रू होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रू है, नो, इट शुड बी ट्रू एवरीवेयर। बट बिकॉज ये ट्रू नहीं है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 2 आर को बिलोंग नहीं करते, रिलेशन में नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन ये जो है स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। अब सेकंड में हम लेकर चलेंगे कि ए भी आर को बिलोंग करते हैं, ये रिलेशन में है, ठीक है। इम्प्लाइज बी ए भी आर को बिलोंग करता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये फॉल्स है, ओके, इट इज फॉल्स। ठीक है ना, ये अगर आप चाहो तो शुरू में ही लिख सकते हो। और अब क्यों है आगे देखो, तो यहां पर बिकॉज हम जानते हैं कि ये इसमें है, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ले लो लेट ए 4 एंड बी 2। क्योंकि फॉल्स प्रूव करें तो फॉल्स प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक फॉल्स प्रूव करने में एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रू प्रूव करने में हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेते, फॉल्स में लेते हैं। और हमने तो ओके, तो यहाँ पर 4 2 आई मीन हियर 4 2 बिलोंग्स टू आर है, बट
इट डज नॉट इम्प्लाई टू 4 बिलोंग्स टू R। क्यों? बिकॉज एज ये इसका स्क्वायर नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो देयरफॉर द गिवन, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम इस तरह से ले रहे हैं कि जो पहले वाला है ये दूसरे का स्क्वायर है, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, सिंस 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो पहले वाला इसका स्क्वायर है, यही सोचकर हमने एग्जाम्पल भी लिया। बट इट डज नॉट इम्प्लाई दिस, बट यहाँ पर फिर क्या है, अगर हम इसको पलट दें तो ये इसका स्क्वायर नहीं है ना, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Got it? And now we have, इसमें यह है कि ए बी आर को बिलोंग करते हैं, बी सी आर को बिलोंग करते हैं, बट एंड इट इम्प्लाइज कि ए सी आर को बिलोंग करता है। तो ओके, अगेन इट इज फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है, तो एग्जाम्पल ले लो। तो लेट, अब देखो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे कि ये इसका स्क्वायर हो और ये इसका स्क्वायर हो। तो ए हमने ले लिया है 16, बी ले लिया है 4 एंड सी ले लिया है 2। तो यहाँ पर 16, 4 ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 2 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो बिल्कुल ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, हमने इस तरह से लिए हैं। अब आगे देखो, ओके, बट सिंस 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 16 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है ना, हमने अब ए सी देखना है तो हम 16 और 2 देखेंगे, बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 16 2 इसमें नहीं है रिलेशन में, यानी जो ए सी है वो रिलेशन में नहीं है। सो देयरफॉर the given statement is false. ओके, और इस तरह से हम ये करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारे पास सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और ये एफ दिया है। अब क्या ये ट्रू है? एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी क्या ये एफ ए टू बी रिलेशन है, और दूसरा क्या ये फंक्शन है। दोनों केस में हमने आंसर जस्टिफाई करना है। देखो, रिलेशन कोई चीज कब होती है? रिलेशन होता है जब भी यहां पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं उसमें जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है ये बिलोंग करना चाहिए पहले वाले सेट को। यानी अगर ये ए टू बी है तो पहले वाले एलिमेंट्स ए को बिलोंग करने चाहिए और ये बाद वाले एलिमेंट्स ये बी को बिलोंग करने चाहिए। तो क्या ऐसा है? तो यहां पर देखो 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2 बिल्कुल ए को बिलोंग कर रहे हैं पहले वाले। ओके, दूसरे वाले देखो 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11 बिल्कुल बाद वाले बी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी बिल्कुल ये रिलेशन है। तो रिलेशन में बस यही होता है कि जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो इसे बिलोंग करने चाहिए और जो बाद वाले एलिमेंट हैं हर एक ऑर्डर पेयर के वो बाद वाले को बिलोंग करने चाहिए और वो रिलेशन हो जाएगा।
फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में होता है कि जो भी यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो पहला वाला एलिमेंट है, यानी जो ए को बिलोंग करता है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिपीट हो गया तो यानी उसके एक से ज़्यादा इमेजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 की 2 इमेजेस हो गई हैं, एक 9 है और एक 11 है, और ये फंक्शन नहीं होगा फिर। तो अगर आपको दिख गया कि यहाँ पर ये पहला वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा फिर। तो ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है। आपको समझ आ गया? ओके, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखा कीजिए, ठीक है, कि कहाँ पे समझ नहीं आया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। अब जो मैंने आपको समझाया है उसको यहाँ पे प्रॉपरली लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 1 5 9 11 15 16, और जो एफ है दैट इज, यानी ये जो एफ यहाँ पर 2 9 3 1 ओके। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहली बात तो ये कि ये ट्रू है। अब क्यों ट्रू है देखो, तो फॉर एफ टू बी ए रिलेशन, from A to B, first element of each ordered pair should belong to A and second element of each ordered pair should belong to B. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर शुड बिलोंग टू ए का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 2 वापस आ गया, 1 2 3 4, अब ये 2 वापस आ गया, ये ए को बिलोंग करनी चाहिए। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर शुड बिलोंग टू बी, एंड दैट इज कौन कौन से सेकेंड एलिमेंट? 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 लिखने की ज़रूरत, चलो लिख दो चाहे, बट ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये भी ट्रू है, ये बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है। So therefore F is a relation. ठीक, and now we have second part. F is a function from A to B. तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज मतलब फंक्शन कब होता है, चलो ये लिख देते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट इन ए देयर शुड बी ओनली वन इमेज इन बी। F is a function if for every element in A there is exactly one image in B. Okay, but 2, okay, जो कि A को बिलोंग करता है, has 2 images. कौन कौन सी हैं 2 images? 9 और दूसरा है 11। Therefore F is
नॉट अ फंक्शन। ओके, तो ये है सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा और इसका प्रॉपर वे यही है करने का। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय दिस। तो बेसिकली एफ हमारे पास ये है। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या ये एक फंक्शन है? z टू z का मतलब ये है कि यहां पर ये भी z होना चाहिए और ये भी z होना चाहिए। यह z मतलब इंटीजर, तो ये इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो क्या ये फंक्शन है? देखो, फंक्शन का सीन ये है, कोई फंक्शन कब होता है? जब हमारे पास यहां पर कोई भी वैल्यू है, उसके लिए यहां पर ओनली वन वैल्यू मिले। यहां पर अगर हमारे पास कोई कुछ हम रख रहे हैं और हमारे पास यहां पे एक वैल्यू और यहां पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हमें मिल जाएं, तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा जब हमें एक वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू यहां पर मिले। बट यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पे एक से ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगी हमें। कैसे? देखो, अगर ए भी हमारे पास 12 है तो ए प्लस बी क्या होगा? ए भी अगर 12 है तो ए प्लस बी क्या होगा? सोचो क्या होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ए भी 12 है तो ए यहां पर क्या हो सकता है? A2 हो सकता है, B6 हो सकता है, या फिर A1 हो सकता है, B12 हो सकता है, या फिर A3 हो सकता है, B4 हो सकता है। क्योंकि हर बार क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। बट जब हमें इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो 8 आएगा, यहाँ के हिसाब से देखें तो 13 आएगा, यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो 7 आएगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने केवल 12 लिखा है, लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीन वैल्यूज आ गई हैं। बट फंक्शन में तो एक से ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि f इज़ नॉट अ फंक्शन, और उसके जस्टिफिकेशन में हम जो मैंने आपको ये समझाया वही लिखेंगे। तो इसको आप प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हियर f इज़ अ फंक्शन इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू z, यानी फॉर एवरी ए बी देर इज वन एंड ओनली वन a प्लस बी। ओके, लेट ए बी इज इक्वल टू 12। तो a एंड b क्या क्या हो सकते हैं? सो वी कैन हैव a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 12। एक ये a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, बिकॉज मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। एक ये a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। ओके, तो देयरफॉर a प्लस बी क्या होगा? तो यहाँ के हिसाब से देखें a प्लस बी होगा 13, यहाँ के हिसाब से देखें 8, यहाँ के हिसाब से देखें 7। सो क्लियरली for one value of AB we are getting more than one values of A plus B, therefore this is not a function. Okay, and this is our answer. तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए गिवन है, एंड लेट f a to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n. फाइंड द रेंज ऑफ f। तो बेसिकली n यहां पर बेसिकली जो ये n की बात की है, ये n ये है, ठीक है। हमने n रखना है जो ये है, ये फिर इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो यहां पर देखो a क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। ओके, अब एक एक करके निकालते हैं। देखो, f ऑफ n है द हाइस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो यहां पर आराम से हम एक एक करके जब हम लिखेंगे तो
इनकी वैल्यूज़ हम पता कर सकते हैं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट आप ये समझो कि रेंज क्या है। पहले तो आप ये समझ लो। देखो रेंज होती है कि जब हम ए से वैल्यूज़ रखते हैं और वो इनकी इमेजेस क्या बन रही हैं, वो रेंज होती है। तो बेसिकली 9 जो है ये ए में है और ए टू एन है ना फिर यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कि 9 जो हम ये रखेंगे यहाँ पर और फिर जो ये आएगा एफ ऑफ एन, ये क्या होगा, तो वो इसकी इमेज होगी। फिर यहाँ पर हम 10 की इमेज देखेंगे क्या है, फिर 11 की इमेज हम देखेंगे, फिर 12 की इमेज देखेंगे, फिर 13 की इमेज देखेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर सबकी इमेजेज आएंगी। फिर जो इनका पूरा एक सेट बनेगा वो रेंज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो सिंपल है, हमने यहाँ पर ये रखना है F9। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। वाई, बिकॉज 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब 10 रख के देखते हैं। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5 है ना। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है, 5 है। फिर 11 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो ये तो 1 इंटू 11 होगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बट 1 इंटू 11 करके हम कर सकते हैं। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11। नाउ 12। अब 12 के लिए देखो, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है, 3 है। फिर 13 के लिए देखो, 1 इंटू 13, तो यहाँ पर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 है। गॉट इट। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो अगर हमने एरो डायग्राम, मान लो कि एरो डायग्राम बनाना हो हमें, तो एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा, फिर हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी होगी कि ये 3 है, ये 5 है, 11। ओके, ये फिर 3 आ रहा है तो ये रिपीट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर जाएगा ये। फिर ये 13 है और बाकी बाय द वे बाकी 1 2 3 4 ये सब हम लिखेंगे। ठीक है ना। 1 भी है यहाँ पे, 2 भी है, 3 तो है ही, 4 भी है, क्योंकि n है ये नेचुरल नंबर। तो आएंगे तो सारे यहाँ पे, लेकिन जिन पर एरो जा रहा है रेंज वही होती है। तो रेंज क्या है, 3 5 11 13। सो देयरफॉर द रेंज थ्री 5 11 13, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।